इंसानियत खत्म होने की कगार पर थी। पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी। ऐसे हालात में कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ऐसा दिमाग लगाया जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। कहानी की शुरुआत जे इन और उसकी मां ग्यू एयाना से होती है। दोनों एक ऊंची इमारत की तीसरी मंजिल पर रहते थे। रोज की तरह उस सुबह भी ग्यू आना ऑफिस जाने के लिए उठी और जे इन को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। तभी अचानक बिजली की तेज गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। ग्यू आना ने खिड़की से बाहर देखा। तेज बारिश हो रही थी और सड़कों पर पानी भरने लगा था, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया और नाश्ता बनाने में लग गई। उधर जेन को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी मां कभी उसका बनाया हुआ कुछ देखती ही नहीं थी। वो रोज इसकी शिकायत करता था। अब तो उसने उनकी आईपैड पर ड्राइंग बनानी शुरू कर दी थी ताकि उसकी मां कम से कम उसे देख तो ले। इसी बीच हालात अचानक बिगड़ गए। पानी बढ़ते बढ़ते तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। तभी बिल्डिंग सिक्योरिटी मैनेजमेंट टीम ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि सभी लोग जरूरी सामान लेकर कुछ समय के लिए ऊपरी मंजिलों पर चले जाएं। ग्यू आना तुरंत जरूरी सामान पैक करने दौड़ी। तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल उसकी कंपनी से था, जो किसी भी हाल में ग्यू एना को बचाना चाहती थी। दरअसल ग्यू आना उस कंपनी में एआई इमोशन इंजन की डेवलपमेंट मैनेजर थी। वो उनके लिए बेहद अहम थी, इसलिए कंपनी ने उसकी बिल्डिंग की टेरेस पर हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रखा था। उसे वहां तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सन ही जो नाम का एक सिक्योरिटी ऑफिसर आने वाला था। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे हर फ्लोर पर अफरा तफरी मची हुई थी। लाइट खराब हो चुकी थी, इसलिए लिफ्ट बंद थी और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर लोगों का जाम लगा हुआ था। ऐसे हालात में 30वीं मंजिल तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। ग्यू आना उल्टी तरफ भाग निकली क्योंकि उस साइड भी सीढ़ियां थी। ये घटना हम वर्तमान समय के सोल शहर में घटते हुए देख रहे हैं। ये बात याद रखना ताकि आगे की कहानी समझने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ की सीढ़ियां बिल्कुल खाली मिली, इसलिए माँ बेटा आराम से ऊपर चढ़ने लगे। इसी दौरान उनकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो पानी में डूब रहे थे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। साफ था कि शहर की बचाव व्यवस्था पूरी तरह बिखर चुकी थी। कई मुश्किलों को पार करते हुए वो किसी तरह 5वीं मंजिल तक पहुंचे, जहां भारी भीड़ जमा थी। जिनके साथ छोटे बच्चे थे वो खाने पीने और टॉयलेट की वजह से ज्यादा परेशान थे। इसी बीच ग्यू आना को वही सिक्योरिटी ऑफिसर सन ही जो दिखा जो उन्हें टेरेस तक ले जाने आया था। लेकिन जैसे ही ग्यू आना का ध्यान उसकी तरफ गया, जाइन अचानक कहीं गायब हो गया। ऊपर से पानी का बहाव और भी खतरनाक होता जा रहा था। देखते ही देखते 5वीं मंजिल भी पानी में डूब गई। बहाव में ग्यू आना का पर्स भी बह गया, जिनमें उसके बेटे की दवाइयां थीं। ग्यू आना उसे लपकने में नाकाम हुई, फिर भी नहीं रुकी। उसने हर हाल में अपने बेटे को ढूंढ निकाला, हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। तभी फरिश्ते की तरह सोन ही जो वहां पहुंचा और दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया। जैन की धड़कन रुक चुकी थी, लेकिन सोन ही जो ने उसे भी सीपीआर देकर बचा लिया। इसके बाद सोन ही जो उनकी वीडियो बनाकर कंपनी को खबर देता है कि दोनों सुरक्षित मिल गए हैं। ग्यू आना उससे इस फ्लड के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि करीब 3 घंटे पहले अंटार्कटिका से एक छोटा उल्का टकरा गया था, जिससे वहां की सारी बर्फ पिघल गई। समुद्र का पानी खतरनाक स्तर तक ऊपर आ चुका था। आधा जापान पानी में डूब चुका था और बहुत जल्द ये 30 मंजिला इमारत भी पानी में समा जाने वाली थी। वैज्ञानिकों को इस तबाही की जानकारी थी, लेकिन वो इसे रोक नहीं सके। मतलब साफ था, आज क़यामत का दिन था, दुनिया खत्म होने वाली थी। ऐसे हालात में इंसानियत की एक नई नस्ल बचाने के लिए ग्यू आना को चुना गया था। दरअसल पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग थे जो एआई के लिए इमोशन इंजन बनाने में कामयाब हुए थे, ग्यू आना और उसकी बॉस हायोन एमओ। लेकिन खबर ये थी कि हायोन एमओ सुबह से अपने बेटे के साथ कहीं गायब हो चुकी थी। वो जिंदा है या बह गई, किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसे में अब सिर्फ ग्यू आना ही बची थी जो एआई में इमोशंस डाल सकती थी। ग्यू आना बताती है कि उन्होंने जो इमोशन इंजन बनाया था वो अभी टेस्टिंग फेज में था। उसे पूरी तरह ट्रेन किया जाना बाकी था। वो समझाती है कि जैसे आजकल एआई कंपनियां अपने एआई एजेंट लोगों को मुफ्त में इस्तेमाल करने देती हैं ताकि वो इंसानों से बात करके सीख सकें, ठीक उसी तरह इस इमोशन इंजन को भी समय चाहिए था। वो ये भी साफ कहती है कि अपनी बॉस की मदद के बिना वो ये सब अकेले नहीं कर सकती। लेकिन सन ही जो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम सिर्फ एक था, ग्यू आना और जे इन को सुरक्षित टेरेस तक पहुंचाना, और वो वही कर रहा था। आगे सन ही जो ये भी बताता है कि उनकी कंपनी की बाकी टीम अपना शोध पूरा कर चुकी है। उन्होंने ऐसे इंसानी शरीर भी तैयार कर लिया था जो प्रजनन करने लायक थे। अब बस उनमें जज्बात भरना बाकी था और ये काम सिर्फ ग्यू आना ही कर सकती थी। इसी बीच जे इन को पोटी लग जाती है। मजबूरी में उन्हें एक फ्लैट में रुककर उसका इंतजाम करना पड़ता है।
तब तक वो 15वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे। वे क्यों रुके, कहां पहुंचे, ये सारी जानकारी उनकी कंपनी की टीम पल पल ले रही थी। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी थीं जो वो GUANA से छिपा रहे थे। तभी अचानक गैस पाइप में तेज कंपन होने लगा। तीनों तुरंत फ्लैट से बाहर भाग निकले। अगले ही पल जगह जगह गैस पाइप फटने लगे। हर तरफ रास्ते बंद हो गए। किसी तरह सन ही जो रेलिंग के सहारे ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। वहां से उसने जे इन को ऊपर खींचने की कोशिश की। इसी दौरान GUANA नीचे फिसल पानी में गिर पड़ी। फिर भी वो हार नहीं मानी। बेटे के लिए पूरी ताकत लगाकर तैरते हुए ऊपर आ गई। तभी उसे लिफ्ट के अंदर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। एक लड़की अंदर फंसी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसका नाम ली जीसू था। गुआना लिफ्ट का दरवाजा खोलने का प्रयास की, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। वो लड़की को दिलासा देकर ऊपर मदद ढूंढने गई। छो देखा कि 2 लुटेरे इस आपदा का फायदा उठा रहे थे। उनसे डरकर वो वापस नीचे आई और फिर से लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वो मंजिल भी पानी में समा गया। जैसे तैसे करके वो बाहर निकली, लेकिन तब तक उसके बेटे की तबीयत बिगड़ चुकी थी। दवाइयों का बैग पहले ही पानी में बह चुका था। मजबूरी में गुआना आसपास के फ्लैट्स में दवाइयां ढूंढने भागती है। ये देखकर सन ही जो भड़क उठता है। समय बहुत कम था और वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो गुआना से कहता है कि जे इन को आसानी से रीसेट करके सुबह जैसा बनाया जा सकता है, तो फिर कीमती समय क्यों बर्बाद करना। लेकिन गुआना उसकी एक नहीं सुनती। भले ही जे इन को AI से बनाया गया था, लेकिन साथ रहते रहते उसे उससे गहरा लगाव हो चुका था। वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। एक बुजुर्ग दंपति के फ्लैट से वो उसके लिए एक घोल तैयार करती है और जे इन को पिला देती है। एक ऐसे बच्चे के लिए इतना परेशान होना जिसे लैब में बनाया गया था। यहीं हमें इंसानी जज्बातों का असली मतलब समझ आता है, जिन्हें बनाना किसी भी मशीन के लिए सबसे मुश्किल काम है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक हादसे में गुआना के पति की मौत हो चुकी थी। असल में वही जे इन की देखभाल किया करते थे। गुआना को बच्चों से कोई खास लगाव नहीं था और वो जे इन को पालना भी नहीं चाहती थी। उसके लिए जे इन सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जिसे वो वापस कंपनी को सौंपना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि कंपनी जे इन को अपने पास ले ले। इस पर उसकी बॉस यानी चीफ रिसर्चर हायोन एमो उसे बताती है कि कुछ ही महीनों में कंपनी जे इन को लेने के लिए लोग भेज देगी। वो यूजिन को भी साथ ले जाएंगे, जो जे इन की तरह ही एक और प्रोजेक्ट था जिसकी देखरेख हायोन एमो कर रही थी। लेकिन उन्हें बनाने के बाद हायोन एमो को अब पछतावा होने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद उन्हें ऐसे बच्चों को बनाना ही नहीं चाहिए था। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। जे इन अब होश में आ चुका था। कभी जो गुआना के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट था, वही बच्चा पति की मौत के बाद उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। जब से उसने जे इन को खुद पालना शुरू किया था, सब कुछ बदल गया था। अब वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। तभी मौसम अचानक साफ हो गया। आसमान में धूप निकल आई। ऐसा लगने लगा जैसे तबाही थम गई हो, लेकिन ये बस सुनामी से पहले की शांति थी। अचानक मौसम फिर बदला और सच में एक भीषण सुनामी आ गई। सन ही जो बच्चे को लेकर तेजी से टेरेस की ओर दौड़ पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वे इस विकराल लहर से भी बच निकलने में कामयाब हुए। ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उन्हें देखते ही उसका पति गुआना से मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन गुआना चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाती और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। आखिरकार वे टेरेस पर पहुंच जाते हैं और वहीं असली सच्चाई सामने आती है। ये रेस्क्यू मिशन सिर्फ लीड रिसर्चर गुआना के लिए था। बाकी सब लोग यही मरने वाले थे। डार्विन सेंटर, जो संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक संस्थान था, मानव जाति को विलुप्त होने से बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। गुआना को 49 स्पेशल टास्क रिसर्चर्स में से एक चुना गया था और उसे जल्द ही एक अस्थायी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाना था, ताकि वो इमोशन इंजन का विकास पूरा कर सके। यही उनका आदेश था। अगले ही पल गुआना से जे इन को छीन लिया गया, क्योंकि उसके अंदर मौजूद डेटा निकालना जरूरी था। इसके लिए जे इन को मारना पड़ता। यहीं पर पता चला कि जो गुआना की बॉस थी हायोन एमो, वो अपने बच्चे को इसीलिए लेकर भाग चुकी थी। गुआना उनके पैरों में गिर पड़ी, गिड़गिड़ाई कि वो इमोशन इंजन बना देगी, बस उसे जे इन को अपने साथ ले जाने दिया जाए। लेकिन वे सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। साफ था कि एक और इमोशन इंजन बनाने के लिए जे इन का डेटा चाहिए था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। गुआना लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन कुछ न हो सका। अगले ही पल डार्विन सेंटर की टास्क फोर्स ने सन ही जो को भी मार दिया। आखिरकार गुआना को उनकी बात समझ आ गई। कुछ देर में जे इन के दिमाग से डेटा निकाल लिया गया और फिर उन्हें उस जगह ले जाया गया जहां से रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाना था। इसके अगले ही पल पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट गया। हालांकि उससे पहले दुनिया के अलग अलग डार्विन सेंटर से
कुल 7 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके थे। मतलब उन रॉकेट्स में मौजूद लोग ही इंसानी नस्ल के आखिरी सदस्य थे। अब उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा था, एक माँ और एक बच्चे को दोबारा बनाना। बच्चे को वो पहले ही बना चुके थे और उसे ट्रेन भी कर चुके थे। अब बारी थी उसकी माँ को बनाने की। इधर लैब में माँ और बच्चे के शरीर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बच्चे के अंदर जज्बात पहले से मौजूद थे, अब वही जज्बात माँ के अंदर डालने थे। इसके लिए ग्यू एना खुद सब्जेक्ट बनने का फैसला करती है। वो एक ऐसे प्रोग्राम में जाने को तैयार हो जाती है जिसमें पृथ्वी पर आई क़यामत की बिल्कुल वैसी ही नकल बनाई गई, यानी एक सिमुलेशन। उस सिमुलेशन में जब बच्चा अपनी माँ के साथ 6 साल गुजार लेगा, तब क़यामत वाले दिन उसे गायब कर दिया जाएगा और माँ को हर खतरे को पार करते हुए बच्चे को ढूंढना होगा। यही उसकी आखिरी परीक्षा होगी और वो तब तक उस सिमुलेशन में फंसी रहेगी जब तक सारे टास्क पूरा ना कर ले। जब माँ उस सिमुलेशन में दिए गए सारे टास्क पूरे कर लेगी, तब उनका इमोशन इंजन पूरी तरह तैयार हो जाएगा और तभी वो इस नई इंसानी नस्ल को दोबारा पृथ्वी पर भेज पाएंगे। जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान हजारों की संख्या में उल्कापिंड गिरने लगे। 7 में से एक कैप्सूल तो उनकी आंखों के सामने ही टूटकर बिखर गया। बाकी कैप्सूल्स का बचना भी मुश्किल लग रहा था। इसी बीच सिमुलेशन का पहला राउंड शुरू किया गया। हमें सिमुलेशन में सीधे 6 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन कयामत आई थी। कहने का मतलब, इन बीते 6 सालों में ग्यू आना जा इनकी मां बनकर काफी कुछ सीख चुकी थी। उसके अंदर काफी हद तक इंसानी जज्बात आ चुके थे और वो बच्चे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, जैसा कि उसे करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। फिर भी वो आखिरी पड़ाव पर बार बार फेल हो रही थी, इसलिए क्योंकि उसे पिछला सिमुलेशन याद नहीं रहता था। इसके बाद हम इस सिमुलेशन के सीधे 451 राउंड देखते हैं। हर बार ग्यू आइना सुबह उठती, क़यामत का सामना करती और किसी न किसी तरह मर जाती। मरते ही सिमुलेशन फिर से रीस्टार्ट हो जाता। यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उसका बेटा पिछले सिमुलेशन को याद रख पाता था। एक ही चीज रोज रोज दोहराते हुए वो थक चुका था। आज आखिरकार वो सवाल पूछ ही लेता है, माँ, मेरी उम्र बढ़ क्यों नहीं रही? कल भी मैं 6 साल का था, आज भी 6 साल का हूँ और परसों भी 6 साल का ही रहूंगा। लेकिन उसकी माँ उसकी इन बहकी बहकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। हर सिमुलेशन की तरह इस बार भी जे इन गायब हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। सन ही जो गु आना को जबरदस्ती बेटे को छोड़कर आगे जाने के लिए कह रहा होता है। तभी गु आना उसकी गन छीन लेती है और उसी पर तान देती है। अब बात बिल्कुल साफ थी, वो अपने बेटे के लिए जज्बाती होने लगी थी। तभी अचानक धमाका होता है और वो मर जाती है। ये था सिमुलेशन नंबर 1931। इस सिमुलेशन में वो सन ही जो को धमकी देती है कि अगर उसके बेटे को कुछ भी हुआ तो वो उन सबको मार डालेगी। दरअसल उसे शक होने लगा था कि उसके बेटे को गायब करने में द डार्विन सेंटर का हाथ था। हजारों बार फेल होने के बाद अब उसके अंदर एक बदलाव आने लगा था। उसे पिछले सिमुलेशनों की झलकियां याद दिखती थीं। वो तैरकर ऊपर पहुंचती, तभी लिफ्ट के अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। गु आना ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा नाम ली जीसू है? लड़की हैरान रह गई कि वो उसका नाम कैसे जानती है। हर बार की तरह गु आना फिर से लिफ्ट खोलने की कोशिश करती है और मर जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि अब तक वो कुल मिलाकर 4006 बार असफल हो चुकी थी। अब चल रहा था 4007वां सिमुलेशन। इस बार वो सीधे ऊपर की मंजिल पर भागी, वहां से वाइपर का डंडा तोड़ा और उसकी मदद से लिफ्ट खोल लिया। इस बार वो ली जीसू को बचाने में कामयाब हो गई। इसके बाद वो ली जीसू से कहती है कि उसे अपने बेटे को ढूंढना है, इसलिए वो उसे उसके दादाजी के पास नहीं ले जा सकती, उसे खुद ही वहां जाना होगा। ये सुनकर ली जीसू और भी हैरान हो जाती है कि गु आना को उसके दादाजी के बारे में कैसे पता। गु आना इसका जवाब उसे समझा तो नहीं सकती थी, लेकिन अब उसे इतना जरूर लगने लगा था कि जिस दिन वो अपने बेटे को ढूंढ लेगी, उसी दिन ये सिमुलेशन खत्म हो जाएगा और वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। उसके बेटे का नाम सुनते ही ली जीसू बताती है कि जब वो लिफ्ट में बंद थी, तब उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं। कुछ लोग किसी बच्चे से पूछ रहे थे कि वो किस फ्लैट में रहता है और उसके दरवाजे का पासवर्ड क्या है। इसके बाद किसी चीज को घसीटने की आवाज भी आई थी। तभी गु आना को एहसास होता है कि घसीटने की वही आवाज अब भी आ रही है। वो उस फ्लोर पर जाती है जहां से एक फ्लैट के अंदर मारपीट की आवाजें आ रही थीं। उसी पल उसे पिछले सिमुलेशन की झलक दिखती है, जिसमें चोरों ने उसे पकड़कर मार डाला था। इस बार वो सतर्क हो गई। अंदर जाने से पहले एक हथौड़ा उठा रही थी कि तभी दोनों चोर उस पर टूट पड़ते हैं। उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसे सन ही जो दूर से देख लेता है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता, चोर अंदर से दरवाजा लॉक कर चुके थे। उनमें से एक ग्यू एना का गला घोंटना शुरू कर देता है। वो लगभग मरने ही वाली थी कि तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है। असल में ये फ्लैट ली जीसू के दादाजी का था।
उसी पल सन ही जो अंदर घुसता है। वो एक चोर को उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है। दूसरे को रेलिंग पर लटकाकर जेन के बारे में पूछता है। डर के मारे वो चोर बताता है कि उन्होंने बच्चे के साथ बस थोड़ी सी मजाक की थी। उससे पूछा था कि वो कहाँ रहता है और फिर उसे छोड़ दिया था। ये सुनते ही सन ही जो दूसरे चोर को भी नीचे फेंक देता है। जेन आखिर गया कहाँ? इतना तय था कि ये फ्लैट भी अब सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में यहाँ भी पानी पहुंचने वाला था। गु आना समझ चुकी थी कि अगर ली जीसू यहाँ रुकी तो उसकी जान चली जाएगी। गु आना ली जीसू से अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन ली जीसू मना कर देती है। वो कहती है कि अपने दादा दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर गु आना को एक और कड़वी सीख मिलती है। इंसान अपनों के लिए सिर्फ चिंता ही नहीं करता, जरूरत पड़ने पर उनके लिए अपनी जान तक दे देता है। उधर कंपनी की तरफ से सन ही जो पर दबाव बढ़ने लगता है कि वो जल्द से जल्द टेरेस पर पहुंचे। पीछे से उनकी टीम जेन को ढूंढ कर ले आएगी, ऐसा उसे बताया जाता है। लेकिन ग्यू आना बिना अपने बेटे के जाने को तैयार नहीं होती। उसे अब साफ याद आ चुका था कि कंपनी जेन को मारकर उसके अंदर से इमोशन इंजन का डेटा निकाल लेगी। अब तक वो सभी सिमुलेशनों को मिलाकर लगभग 90% फ्लैट्स चेक कर चुकी थी, लेकिन एक बार भी उसे जेन नहीं मिल सका था। दोस्तों, ग्यू एना को भले ही डेजावू होता था, लेकिन वो अब तक नहीं समझ सकी थी कि वो किसी सिमुलेशन के अंदर है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो एक गेम के अंदर है जिसे गेम के सारे टास्क पूरे करके गेम को खत्म करना है, लेकिन वो बीच में ही मर जा रही है, इसलिए गेम फिर से शुरू हो जा रहा है। खैर, अब कंपनी की टास्क फोर्स जेन का पता लगाने के लिए आम लोगों को भी मारने लगी थी। ग्यू एना उनसे छिपते हुए अपने बेटे को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर बनी कुछ ड्राइंग्स पर पड़ती है। अचानक उसे याद आता है कि उसका बेटा हर रोज उसे अपनी ड्राइंग दिखाने की जिद करता था, लेकिन वो हर बार उसे नजरअंदाज कर देती थी। ये एहसास होते ही गु एना बिना वक्त गंवाए अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़ती है। बताते चलें कि ये 7993वां सिमुलेशन चल रहा था। जरा सोचिए, गु आना अब तक हजारों बार मर चुकी थी। रास्ते में उसे वही गर्भवती महिला मिलती है जिसके लिए अब वो सच में मोह और दर्द महसूस करने लगी थी। इस बार वो उसकी मदद करती है। दरअसल ये सब छोटे छोटे इमोशनल टास्क थे जिन्हें असली ग्यू एना ने खुद डिजाइन किया था। सब्जेक्ट के लिए इन टास्क्स को पूरा करना जरूरी था ताकि ये साबित हो सके कि वो सच में इंसानी जज्बात महसूस कर पा रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट नवजात बच्चे को एक लोरी गाकर सुनाती है। नीले आसमान में तारों के बीच एक छोटी सफेद नाव बहती हुई सीध, उस पर बस एक छोटा पेड़ और साथ बैठा नन्हा खरगोश। नाव में मस्तूल, न कोई पाल, न उसे चलाने को चप्पू की ढाल। भाई साहब, उसे सब कुछ याद आ गया है कि असल में वो मर चुकी है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जो 7 कैप्सूल गए थे उनमें मौजूद इंसान भी खत्म हो गए। इसीलिए वो गा रही है कि उस नाव पर बस एक छोटा पेड़ और साथ बैठा नन्हा खरगोश। वो पेड़ खुद को और नन्हा खरगोश बेटे को कह रही है, और ये भी कि वो अंतरिक्ष में अकेले हैं और बहते चले जा रहे हैं। हालांकि सब्जेक्ट के मरते ही वो ये सब भूल जाएगी और उसे अगले सिमुलेशन में क्या याद रहेगा उसे नहीं पता। महिला की मदद करने के बाद सब्जेक्ट आगे बढ़ती है। तभी वो महिला अपने पति से कहती है कि उसे बार बार एक ही सपना आता है। ये सुनकर गु आना चौंक जाती है, क्योंकि यही बात उसका बेटा जेन भी करता था। कई बार उसने अपनी माँ से कहा था कि उसने जो सपना देखा उसे आईपैड पर ड्रॉ करके दिखाया है, लेकिन गु आना हर बार उसकी बात नजरअंदाज करती रही। आखिरकार पिछले एक सिमुलेशन में जेन ने वो सारी ड्राइंग्स अपनी माँ के फोन में भेज दी थीं। जब सब्जेक्ट उन ड्राइंग्स को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जेन ने हर दिन बिल्कुल एक जैसी ड्राइंग बनाई थी। ग्यू आना को एहसास होता है कि जेन उससे बार बार क्यों कहता था कि वो हमेशा 6 साल का ही क्यों रहता है। वो समझ जाती है कि वो सब एक लूप में फंसे हुए हैं और इसी वजह से एक ही दिन बार बार दोहराया जा रहा है। हर रोज उसके बेटे को मार दिया जाता था, लेकिन पिछले एक सिमुलेशन में मरने से पहले गु आना ने उसके कान में कहा था, बेटा तुम जाकर अलमारी के अंदर छिप जाना। चूंकि जेन को हर सिमुलेशन याद रहता था, इस बार वो सच में जाकर अलमारी में छिप गया होगा। गु एना उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन उससे पहले ही पकड़ ली जाती है। उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब टास्क फोर्स का मकसद सिर्फ एक था, जेन को ढूंढना। बेहोश होने से ठीक पहले ग्यू एना सन ही जो से कहती है कि आखिर में टास्क फोर्स उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। टेरेस पर पहुंचते ही उसे मार दिया जाएगा। वो ये भी कहती है कि वे दोनों पहले भी मिल चुके हैं। सन ही जो को भी बीती हुई घटनाओं की झलकियां दिखने लगती हैं। गुस्से में आकर वो सैनिकों पर हमला कर देता है और दोनों मिलकर उनका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद गु एना सन ही जो को सब कुछ साफ साफ समझाती है कि वे दोनों एक लूप में फंसे हुए हैं। हर रोज उसका बेटा गायब होता है और वो उसे ढूंढती रहती है। यहाँ तक कि जो बातचीत वे अभी कर रहे हैं वो भी सैकड़ों बार हो चुकी है।
उसे लगता है कि जिस दिन जेएन मिल जाएगा उसी दिन ये लूप टूट जाएगा। अब तक वो सारे फ्लैट्स तलाश चुकी थी, बस एक ही बचा था, 30वीं मंजिल का वो फ्लैट जहां कंपनी की सिक्योरिटी फोर्स तैनात थी। अब अनहीजो को भी सब याद आने लगा। वे दोनों उस 30वीं मंजिल पर कई बार लड़ चुके थे, लेकिन हर बार मारे गए थे। गु आना अब समझ चुकी थी कि वो लोग हर हाल में जेइन को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते सिमुलेशन 21,000 का आंकड़ा पार कर चुका था। इस दौरान उसने अपने प्लान बदले, लड़ने के तरीके बदले और हर दिन कुछ नया सीखती गई। हर मौत उसे कमजोर नहीं बल्कि थोड़ा और मजबूत बनाती गई। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब गु आना ने अपने बेटे को ढूंढ लिया। वहीं उसे एहसास हुआ कि जाइन उसी अलमारी में छिपा था जहां छिपने के लिए खुद गु आना ने ही उसे कहा था। याद कीजिए, पहला सिमुलेशन जब जैन का सिर काटकर उसके दिमाग से डेटा निकालने की तैयारी हो रही थी। उस वक्त ग्यू आना बिल्कुल बेबस थी, लेकिन बाद के सिमुलेशनों में जब उसे पिछली जिंदगी की झलकियां याद आने लगी थीं, तब एक बार उसने मरने से पहले जाइन के कान में फुसफुसाकर कहा था, बेटा तुम अलमारी के अंदर छिप जाना। तब से जाइन हर बार उसी अलमारी में छिपकर अपनी मां के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ग्यू एना को इस पल की कभी कोई झलक नहीं दिखाई दी। उसे हमेशा यही लगता रहा कि वो हर बार देर कर देती है। यहीं से कहानी पीछे लौटती है उस पल पर जब सिमुलेशन शुरू करने की तैयारी की जा रही थी। तभी एक उल्का उनके कैप्सूल से टकरा गया था। गु आना मौत के कगार पर थी और उसी पल उसने फैसला कर लिया था कि वो इस एक्सपेरिमेंट की सब्जेक्ट खुद बनेगी। इसीलिए सिमुलेशन की दुनिया में जेएन के साथ साथ उसकी यादें भी भेज दी गई थीं। वो जानती थी कि इस सिमुलेशन में फंसकर उसे बेहिसाब दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। फिर भी वो आई, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपने एआई बेटे को उस लूप से बाहर निकालना था। उसी वक्त माँ बेटे की सारी यादें निकालकर इजाबेला लैब भेज दी गई थीं। बात बिल्कुल साफ थी, जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ उसी दिन पृथ्वी पर इंसानों की एक नई नस्ल दोबारा लौटेगी। और सबसे गहरी बात यह थी कि स्पेस में जो कुछ भी घट चुका था वो ग्यू एना का एआई इमोशन इंजन अब पूरी तरह रिकवर कर चुका है, क्योंकि उसकी यादें असली ग्यू एना की ही है। उसे अब सब पता है वो यहाँ क्यों है, ये सिमुलेशन क्यों चल रहा है और इसका आखिरी पड़ाव क्या है। इसी बीच सिक्योरिटी फोर्स हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ पहुंचे। ग्यू आना अपने बेटे को लेकर भागी तो वही दूसरी तरफ से सुनामी की लहर और भी विकराल रूप ले चुकी थी। इससे पहले कि वो पकड़ी जाए उसने जेइन से कहा कि वो नीचे कूद जाए और वहीं इंतजार करे। अगले ही पल सुनामी सबको अपनी चपेट में ले लेती है और वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। कहानी अब 5 साल पीछे लौटती है, उस वक्त में जब इमोशन इंजन पर रिसर्च चल रही थी। ग्यू आना ही वो इंसान थी जिसने मीटिंग बोर्ड में ये आइडिया दिया था कि इंसानी जज्बात तजुर्बों के जरिए पैदा किए जा सकते हैं। इसके लिए उसने सुझाव दिया कि लैब में 2 नवजात बच्चों को बनाया जाए जिनके अपने विचार और भावनाएं हों। उम्मीद थी कि 5 सालों में वो बच्चे बहुत कुछ सीख जाएंगे, और वैसा ही हुआ। जाइन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने ग्यू आना को मां कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसके मुंहबोले पिता की एक हादसे में मौत हो गई तो जाइन इंसानों की तरह फूट फूट कर रोया। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बच्चा लैब में विकसित किया गया है। इधर अगला सिमुलेशन शुरू होता है। इस बार गु आना खुद पानी में कूद जाती है। वहां वो देखती है कि जेएन एक टावर पकड़कर उसके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ग्यू आना उसके पास पहुंचती उसे समझ आ जाता है कि यही इस सिमुलेशन का आखिरी पड़ाव था। एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। सब्जेक्ट ने ये आखिरी इमोशनल टास्क पूरा कर लिया था। मतलब साफ था, मां का इमोशन इंजन अब पूरा हो चुका था। उधर इजाबेला लैब में मां और बेटे की बॉडी पहले ही तैयार हो चुकी थी। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक था क्योंकि इंसानों का पूरी तरह खात्मा हो चुका था। लेकिन खत्म होने से पहले इंसानों ने यह सिस्टम ऑटोमेटिक सेट कर दिया था कि जिस दिन मां का इमोशन इंजन पूरी तरह तैयार हो जाएगा उसी दिन आगे का प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा। इजाबेला लैब का एआई सिस्टम मां और बेटे की बॉडी में इमोशंस डालता है और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जरूर जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एआई की कहानी नहीं थी, ये एक मां की ममता की कहानी थी।